नमस्कार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर हम करने वाले हैं, क्योंकि जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि घर में घुसकर मारेंगे आतंकियों को सामने आया है, तभी से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हलचल है। इस बयान के मायने क्या हैं और क्या वाकई में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, और जो दावा किया जा रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में 20 आतंकियों को मौत के घाट पाकिस्तान में उतारा गया है, वो रॉ ने या आईबी ने उतारा है। इसके पीछे सच्चाई क्या है, इस दावे के पीछे, इसको समझने की आगे हम कोशिश करेंगे। लेकिन जिस बीच पाकिस्तान को लेकर हम बात करेंगे, उसी बीच अमेरिका, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर साउथ चाइना सी में एक नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास को लेकर चर्चा होगी। इस अभ्यास के क्या मायने हैं, चीन को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही में क्या आपने नोटिस किया कि इन 4 देशों में 3 देश नाटो के, माफ करिए, क्वेड का सदस्य हैं, जिसमें हम अमेरिका को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, जापान को ले लें, लेकिन क्वेड का एक सदस्य वहां पर मौजूद नहीं है, वो भारत है। उसकी जगह वहां पर फिलीपींस मौजूद है। तो क्या क्वेड में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, इसको समझना होगा भारत के लिहाज से और क्वेड के लिहाज से भी। काला सागर में भी नेटो की एक बड़ी अभ्यास चल रहा है, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाक में हड़कंप, आतंकियों को घुसकर मारने की दी थी चेतावनी। हमारे नागरिकों को आतंकी बोल रहा भारत, ये पाकिस्तान का बयान सामने आया। भारत सरकार नफरत फैला रही है, पाकिस्तान का दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप, आतंकियों को घुसकर मारने की दी थी चेतावनी। हमारे नागरिकों को आतंकी बोल रहा भारत, पाकिस्तान ने कहा। भारत सरकार नफरत फैला रही है, पाकिस्तान ने दावा किया है। पहले तो ये जान लीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का क्या कुछ कहना है, वो भी मैं आपको बताता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हैं, अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। अगर वह पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत उन्हें मारने के लिए पड़ोसी देश में भी घुस जाएगा, यानी कि घुसकर आतंकियों का सफाया किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सत्तारूढ़ सरकार राष्ट्रवादी भावनाओं को पैदा करने के लिए नफरत फैलाने वाली बयानबाजी का सहारा लेती है और चुनावी फायदे के लिए इस तरह के तर्क का इस्तेमाल करती है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार न केवल क्षेत्रीय शांति को कमजोर करता है, बल्कि भविष्य में एक साथ काम करने वाली संभावनाओं को भी रोकता है। विदेश मंत्रालय पाकिस्तान का यह बयान। अब बड़ा सवाल कि क्यों डर रहा है पाकिस्तान। ब्रिटेन की द गार्जियन की रिपोर्ट है, 4 साल में 20 आतंकियों की पाकिस्तान में मौत हुई। भारत की रॉ हत्याएं करा रही है, ये द गार्जियन में भी लिखा और पाकिस्तान ने भी कहा। भारतीय स्लीपर सेल ने हत्याएं कराई हैं, ये पाक का दावा है। भारत मोसाद और केजीबी से, जो कि रूस की खुफिया एजेंसी है, उससे प्रेरणा ले रहा है। कनाडा, अमेरिका में भी रॉ का खौफ देखने को मिला है, लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे रॉ है कि ऐसा तो नहीं कि नकारा हो चुके आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही ठिकाने लगा रही है और इल्जाम भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। 2 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश जी। संजीव श्रीवास्तव हैं,
विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद आपको भी। अनुपम सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कि घुसकर मारेंगे अगर आतंकी हमले हुए, और उसके ऊपर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान कि भारत तो नफरत फैला रहा है और चुनावों का वक्त है, इस कारण जो है इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। किस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आप उस बयान को देखेंगे और जो पाक के विदेश मंत्रालय की तरफ से टिप्पणी आई है उसे तोलेंगे? राजेश, रक्षा मंत्री का बयान कोई मैं उसमें नई बात नहीं देखता हूं। दरअसल भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादियों को घुस करके मारा है। चाहे मुरी का नाम ले लें, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर लें, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। जो भी हमारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, हम उसको घर में घुस करके मारेंगे। ये सरकार की रणनीति है। पुलवामा अटैक जब हुआ था 2019 में, उसके बाद तो अब हम बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। कोई भी आतंकी अगर हमारे देश में गड़बड़ी अपनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सीमा पार जहां पर बैठा हो, हम उसको वहीं पर सफाया करेंगे। तो रक्षा मंत्री ने एक बार अपनी उसी पुरानी रणनीति को दोहराया है, नया कुछ नहीं कहा है। अब इसके मायने पाकिस्तान में क्या निकाले जा रहे हैं वो उनका सरदर्द है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान की स्थिति आज इतनी कमजोर है राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से कि वो भारत की जो एक जायज चीज है उसको भी एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं कि भारत में चुनाव है, इसलिए वर्तमान सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है। वर्तमान सरकार अनावश्यक रूप से आक्रामक दिखाई देना चाहती है। ये पाकिस्तान का नजरिया है, जबकि हकीकत यह है कि जैसा मैं कह रहा हूं, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अगर आतंकवादी हमारी सीमा में आकर के हमको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत की सेनाओं को पूरी व्यवस्था कर दी गई। सेनाओं के लिए भारत को उनको पूरे आदेश दे दिए गए हैं। हमारे जो भी टॉप बॉसेस हैं सब ने, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद हो, या जो भी और सेनाध्यक्ष हो, उन सब की तरफ से पूरी तरह से बता दिया गया है कि आपको किस तरह से कार्रवाई करनी है। तो हम उसी बात को रीइटरेट कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई आएगा, बदमाशी करेगा, शैतानी करेगा, हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम उसका पीछा जहन्नम तक नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान इसको किसी भी एंगल से देखे, भारत की तरफ से पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि हम अपने दुश्मनों को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले की बात और थी, पहले हो सकता है कुछ ऐसी कमियां रह गई हो कि हम अपनी नीतियों के तहत सीमा क्रॉस नहीं किया करते थे, लेकिन हमने कम से कम 2 मौकों पर दिखाया कि हमारी सेना सीमा क्रॉस कर गई है और सीमा के उस पार जाकर के आतंकी स्ट्रक्चर्स को नेस्तनाबूद किया है, उनके ऊपर बम बरसाए, गोलियां बरसाई हैं, और भविष्य में भी इस तरह काम करते रहेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। और रक्षा मंत्री ने यह भी समझा दिया है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, भारत अनावश्यक रूप से गड़बड़ियां नहीं फैलाना चाहता है। अब यह पाकिस्तान के ऊपर है, वो इसको किस चश्मे से देखता है। और पाकिस्तान की फितरत ही रही है कि वो आतंकियों को पालता रहा है, शुरुआत से पालता रहा है, आगे पालता रहेगा। और अब शायद अपनी घरेलू स्थितियों की वजह से पाकिस्तान को लगने लगा है कि यह घाटे का सौदा है, इसलिए वो अब अनर्गल बयान दे रहा है। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, जो पाकिस्तान ने इसके बाद टिप्पणी दी है, तो चलिए संजीव जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं आता हूं संजीव जी आपके पास। लेकिन अनुपम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, काफी विस्तार से चीजों को समझाया। लेकिन 2019 का वो पुलवामा अटैक और उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक, उसके बाद हम पुंछ राजौरी में कई जवानों को खो चुके हैं सर, जिसमें कर्नल मनप्रीत की बात कर लूं, डीएसपी भी उनके साथ हुमायूं मौजूद थे, मेजर आशीष उनके साथ मौजूद थे। ये चंद उदाहरण हैं। इससे पहले भी ऐसे कई फौजी, हमने खुद कई बार उनके ऊपर चर्चा की आपके साथ। उस राजौरी बेल्ट में 5-5, 6-6, 4 फौजियों को लगातार हमने खोया है सर। लेकिन हमने सीमा निश्चित तौर पर आज चुनाव निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूं कि मैं उससे पूछना चाह रहा हूं सर, मैं आपसे सहमत हूं कि बालाकोट स्ट्राइक आज चुनाव है तब बयान आया है रक्षा मंत्री का ना, मैं तब पूछ रहा हूं सर आपसे। हाँ नहीं, मैं समझ गया कि आप बात को कहां ले जाना चाहते हैं। दरअसल निश्चित तौर पर कुछ कमियां जरूर हैं। जब हम बात करते हैं कि सीमा पार हम किस तरह से आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करेंगे, तो कुछ कमियां हैं, या मुझे ये लगता है कमियां हमारी पॉलिसी मेकिंग में ही हैं, या आदेश सही से पारित नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हम चीजों को कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे आप पुंछ राजौरी बेल्ट की बात कर रहे हैं, वहां से कुछ ब्रिगेड्स को उठा करके लद्दाख में, चूंकि वहां पर तनाव था, वहां पहुंचा दिया गया।
वो बटालियन जो कि उस पर्टिकुलर इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ थी, उसको लद्दाख भेज दिया गया। तो उसके इंतजामात, मुझे लगा इंतजामात में कुछ कमी रह गई थी। इसी वजह से सरकार को समझना पड़ा, बाद में समझ में आया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पे वही बटालियन, वही ब्रिगेड होनी चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ हो। और उसके हटते ही देखिए वहां पर कई सारी शहादतें हमको देखने को मिली। वहां पर आतंकवादियों की जो जो हरकतें हैं वो बहुत तेज हो गई थी। तो अक्सर हम गलतियों से सीखते हैं और मुझे लगता है हमने वहां पर भी सीखा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कीमत हमको अदा करनी पड़ी। हमारे कई जाबाज जवान वहां पर शहीद हुए, आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय सेनाएं इस तरह से काम कर रही है कि भविष्य में ऐसी कैजुअलिटीज कम से कम हो। और सरकार भी इस चीज को इंश्योर करना चाहती है कि भविष्य में इस तरह की चीजें दोहराई ना जाए। तो मुझे लगता है कि ये सीखने को मिला है हमको, और सीखने को हमको बहुत कुछ मिला है। जिस तरह से पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि हम हमारे रॉ जो है उनके जी इलाके में जाकर काम कर रही है और आतंकवादियों को, डेजिग्नेट आतंकवादियों को मार रही है। तो मुझे लग रहा है अगर अगर ऐसा सच में हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान के आरोप में कितना दम है या द गार्जियन जिस अखबार में सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक करी थी उसकी इस कहानी में कितना दम है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मैं मानता हूं कि मुझे अपनी जासूसी एजेंसियों की पीठ थपथपानी चाहिए कि अगर वो ऐसा करने में सक्षम है तो निश्चित तौर पर दुश्मनों को बहुत बड़ा और बहुत कड़ा सबक सिखाया जा रहा है। लेकिन जब तक चीजें बाहर नहीं आ जाती है, जब तक ऑफिशियल रूप से कुछ पता नहीं चल जाता है, जो कि नहीं पता चलेगा, मैं ये बता दूं ये चीजें बताई नहीं जाती जी है। अगर ठीक है, रॉ की ऑपरेशन अगर नहीं आपको बताई जाती है पता चलने लग जी। जाए तो रॉ संजीव का जी, आप मुझे अस्तित्व ही सुन खत्म पा हो रहे हैं? जाएगा, रॉ की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि अगर ऐसा ठीक है, हो भी रहा है तो जो जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो उनको पीठ थपथपानी चाहिए और इस तरह के ऑपरेशंस को सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अभी हमें खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। जिस ओके तरह से अमेरिका में, कनाडा में इस तरह के मूवमेंट के ऊपर लगातार कई लोग एक्टिवेट हो चुके हैं, तो हमको अपनी जासूसी एजेंसियों के थ्रू उन लोगों को भी मैं ये नहीं कहूंगा मार देना चाहिए, लेकिन हाँ उनको उनको सही उनकी राह दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि रॉ देर से ही सही अगर ठीक है। मैं एक्टिवेट और की कुछ है कड़वे तो ये सवाल तारीफ लेकर के मैं आता काबिल हूं है। आपके पास। मैं कुछ और कड़वे सवाल लेकर आता हूं सर, मैं कड़वे सवाल लेकर और आता हूं आपके पास। लेकिन संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। संजीव जी, पाकिस्तान कहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कि यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और कमजोर करेगा, बल्कि आने वाले वक्त में अगर कभी बातचीत की संभावनाएं पैदा होती हैं तो उसमें भी रुकावट डालेगा। किस प्रकार से आप इस पूरे बयान को देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के और विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के? सर जय हिंद राजेश जी। देखिए, बिल्कुल ये जो बयान है ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद की घटनाओं को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। आतंकवाद की ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, चाहे वो उरी हो, चाहे वो पुलवामा की घटना रही हो। उसके बाद हमने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की और पाकिस्तान के अंदर जाकर के स्ट्राइक कंडक्ट की। और भविष्य में भी यदि कोई ऐसी घटना भारत में आतंकवादी करने में सफल होते हैं तो आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की सरकार है वो कोई भी नई स्ट्राइक्स भी कंडक्ट कर सकती है, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई कंडक्ट कर सकती है। लेकिन और ये बात हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है इसको उन्होंने अपने बयान के माध्यम से कि यदि भारत में आतंकवाद की घटनाएं कराई जाएंगी तो हम पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद विरोधी कार्रवाई आज भी करेंगे और भविष्य में भी इसके सारे ऑप्शंस ओपन है। और ये बयान भारत की, जैसे कि मैंने कहा, कि एक स्पष्ट आतंकवाद के प्रति जो नीति है उसको दर्शाता है। आज देखिए राजेश जी, भारत आतंकवाद के विषय पर पूरे विश्व का एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनकर के उभरा है और भारत आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जो अभी हाल के समय में गार्जियन की जो रिपोर्ट आई है उस संदर्भ में भी मैं अवश्य ये बात कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कराने की कोई नीति नहीं है। और इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न मीडिया में कई बार प्रसारित होती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट सही है, ये भ्रामक रिपोर्ट है। और मुझे लगता है, जैसा कि हमारे विदेश मंत्रालय के तरफ से इस बारे में बयान भी दिया गया है और इस रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को भी बताया गया है कि एक मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के तहत ये किया जा रहा है। भारत जरूर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करता है,
और आगे भी करेगा, लेकिन हम वो खुले तौर पे करते हैं, वो ओपन करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी तथ्यों को सामने रखा। इस तरीके से चोरी छुपे जा करके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कराना ये भारत की नीति नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है, एक बयान और जो बड़ा अहम है, जो पाकिस्तान की तरफ से आया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कहता है कि सत्तारूढ़ सरकार जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर, नफरत फैलाकर चुनावी फायदा लेना चाहती है, पाकिस्तान का यूज कर। इसे कैसे डिकोड करेंगे आप? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान के पास आज वर्तमान समय में कहने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, और वो अपनी समस्याओं से इतना ज्यादा ग्रसित है, अपने भस्मासुरों से इतना ज्यादा वो परेशान है कि वो जाहिर है कि वहाँ के हुक्मरान समय समय पर अपनी समस्याओं से वहाँ की जनता का, वहाँ की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत विरोधी बयान दे डालते हैं। और जाहिर है कि भारत में विश्व के सबसे बड़े इलेक्शन चल रहे हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, जाहिर है कि विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र का एक उत्सव यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी पार्टी जिसमें कॉन्टेस्ट कर रही हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं। उसमें जाहिर है कि अनेक विषय हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, और एक जो लोकतांत्रिक वातावरण में जो प्रक्रिया होती है वो कराई जा रही है। अब उसको पाकिस्तान ये कहे कि इसमें जो है अपने लिए वो अहित ढूंढ रहा है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि पहले वो अपनी समस्याओं पर ध्यान दें, अपनी आर्थिक समस्याओं पर, अपनी सिक्योरिटी अपने गिरबान में झांके। और मुझे एक छोटे से ब्रेक ले लेना होगा सर, माफी चाहूंगा संजीव जी। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम सवाल जिन पे हम चर्चा करेंगे। खबर यही होगी, लेकिन सवाल कुछ और तल्ख होंगे कि अगर आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में जाएंगे, पीओके की तरफ जाते हैं, तो वहां पर चीन की भी मौजूदगी होगी। फिर भारत का रिएक्शन क्या होगा? छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो घुसकर आतंकियों को मारेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भारत क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हम सीधा दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम तिवारी सर के पास चलेंगे, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हैं। सर, जो चीज मैं समझना चाहता हूं, 2 पॉइंट जो मुझे आपसे समझने हैं। एक, अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, अल जौहरी को मारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, जनरल सुलेमानी को मारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। क्या भारत को अभी उस स्टेज तक पहुंचने में वक्त लगेगा कि जब हम अपने दुश्मनों का खात्मा कर दें तो खुलकर कहें कि यस, ये भारत विरोधी थे, भारत में टेरर को बढ़ावा दे रहे थे और आज हमने इनको हुरों के पास भेज दिया है? इसको समझना चाहूंगा। और दूसरा पॉइंट मेरा, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, चीन की मौजूदगी लगातार पीओके में बढ़ रही है। जिस प्रकार से चीन बढ़ रहा है, पीओके के अंदर अपनी मौजूदगी, सेना को बढ़ा रहा है, एक नया खतरा भी आपके सामने पीओके में आने वाले वक्त में? निश्चित तौर पर राजेश जी, आपके दोनों सवाल बहुत जायज हैं और बेहतर तरीके से पूछे जाने चाहिए, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस तरह के सवालों को कम से कम मेन स्ट्रीम में लाया तो है। अक्सर हमको इस बात को होकर के बड़ा संतोष कर जाते हैं कि भाई साहब सेना हमारी काम कर रही है, राजनेता निर्णय ले रहे हैं, तो आखिर अब चुनौतियां क्या है? चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। और जैसा आपने कहा कि अमेरिका की कंडीशन में क्या हम पहुंच पाए हैं, तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमको बहुत समय लगेगा अमेरिका की पोजीशन में पहुंचने पर। अमेरिका की एक अलग सिचुएशन है। अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति हुआ करता था पिछले कुछ सालों तक, अब भले ही उसको उस शक्ति से चैलेंजेस मिलने शुरू हो चुके हैं चीन की तरफ से और रशिया की तरफ से, लेकिन भारत अभी कम से कम उस तरह की सुपर पावर नहीं है, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी नहीं है कि भारत अपने हिसाब से छाती ठोक करके कह पाए कि हमने ये काम किया है। उसके बावजूद भारत ने उरी स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी
और उसके बाद भारत ने इस चीज को क्लेम नहीं किया था कि साहब हमने ये काम किया है, और पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा था कि पाकिस्तान भी इस बात को माने। भले ही वो पाकिस्तान अपने हिसाब से कहता रहा, कभी बोलता रहा कि पेड़ पौधे उखाड़ दिए, कभी बोल रहा था एक भी कैजुअलिटीज नहीं हुई, कुछ भी पाकिस्तान कहता रहा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने बेहतर तरीके से एयर स्ट्राइक करी, तमाम आतंकवादियों को, लॉन्च पैड को खत्म किया, और उसके बाद भारत ने अपनी क्षमता भी दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि उतनी आवश्यकता नहीं है कि हम अमेरिका की तरह अमेरिका को फॉलो करें और आतंकवादियों को मार करके उसको क्लेम करना शुरू कर दें। हमको किसी को ताकत नहीं दिखानी है, हमको सिर्फ अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। हम ऑफेंसिव पे बहुत कम यकीन रखते हैं, हमको डिफेंसिव अप्रोच हमने हमेशा से रखी है, और डिफेंसिव अप्रोच यही कहती है कि आप जो भी काम करें इस तरह से करें कि आप शांति को भंग ना करें, आप जो है अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। और हमने अपनी सुरक्षा को कई गुना ज्यादा बढ़ाया है पिछले कई वर्षों में। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत में अब आतंकवादी घटनाएं कम हो रही हैं, न के बराबर हो रही हैं, और जो हो भी रही हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, शहादतों का बदला लेना शुरू हो चुका है। अब रहा आपका दूसरा सवाल कि चीन भी तो सीमा पर बैठा हुआ है, चीन भी पीओके पर अपनी अपनी लाइन खींच रहा है, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि हम वापस अपनी जमीन को कैसे लेंगे। तो निश्चित तौर पर इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, ये रातों रात नहीं होने वाला है, एक दो स्ट्राइक से पीओके हमारे साथ नहीं आने वाला है। चीन को इस इलाके से अगर हटाना है तो हमको चीन के साथ कई मोर्चों पर कई तरह की जंग लड़नी पड़ेगी। मैं सिर्फ मिलिट्री जंग की बात नहीं करता हूं, उसके साथ हमको व्यापारिक जंग लड़नी पड़ेगी, सामरिक जंग लड़नी पड़ेगी, तमाम जगहों पर हमको चीन को अलग थलग करना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त यह भी है कि उसके चीन का मुकाबला करने के लिए भी हमको सबसे पहले सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्यता चाहिए। उसके लिए हम काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उस तरफ हमको बहुत तेज कदम बढ़ाना पड़ेगा। और जब एक बार हम उस पोजीशन पर आ जाएंगे तो चीन को हमारी बात सुनने पर बाध्य होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर युद्ध हो या ना हो वो भविष्य बताएगा, लेकिन हकीकत यह है कि चीन का मंसूबा ठीक नहीं है, और चीन के मंसूबों को समझते हुए भारत को अपने मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। वो मिलिट्री मूवमेंट्स भी होंगे, आर्थिक भी होंगे, और ये अगर पीओके के अंदर बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि और चिंताजनक है। चलिए एक बड़ी खबर है, उसके बाद संजीव जी मैं आता हूं आपके पास, उस खबर से जुड़े चंद सवाल, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा दें। साउथ चाइना सी में बढ़ने जा रही चीन की टेंशन, 4 देशों की नौसेना करने जा रही सैन्य अभ्यास, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस आए साथ, चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ अभ्यास। साउथ चाइना सी में बढ़ने जा रही चीन की टेंशन, 4 देशों की नौसेना करने जा रही सैन्य अभ्यास, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस आए साथ साथ, चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ यह अभ्यास है। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से जानकारी आपको दे दूं थोड़ी सी। ड्रैगन को टेंशन देंगे 4 देश, साउथ चाइना सी में यह अभ्यास होगा। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इसका हिस्सा होंगे। पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण ये करेंगे। साउथ चाइना सी पर चीन का दावा, फिलीपींस के साथ समुद्र में तनाव। आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा चीन और फिर अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो लिमिट है लगातार उसको बढ़ा रहा है, जिससे तमाम ये देश परेशान हैं। क्वेड का सदस्य भारत क्यों बाहर है, ये मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। संजीव जी, एक्सरसाइज हो रही है साउथ चाइना सी में, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चारों ही देश जो क्वेड का सदस्य हैं वो शामिल है। चौथा फिलीपींस जो क्वेड में नहीं है लेकिन अभ्यास का हिस्सा है। लेकिन मेरे लिए जो अहम पॉइंट है वो ये कि वहां पर भारत की मौजूदगी क्यों नहीं है। जब क्वेड के 4 में से 3 देश मौजूद हैं तो चौथा मौजूद क्यों नहीं है। हमने हाल ही में क्वेड की मीटिंग को कैंसिल होते हुए देखा है। सर, रूप है जो क्वेड के का जो एक पार्टनरशिप है वो इंटैक्ट है, और ये जो पार्टनरशिप है वो आगे और अधिक गहरी होगी, ऐसा मेरा असेसमेंट है। लेकिन जो वर्तमान समय में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के साथ के बीच में ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये साउथ चाइना सी में जो चाइना की जो बढ़ती हुई वहां पर जो उसकी जो एक दबदबा बनाने की उसकी जो कोशिश रहती है, और वो जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट को,
डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, कॉमर्स को इम्पीड करने की कोशिश करता है। वो सारी जो चाइना की जो गतिविधियां हैं, जो एक अथॉरिटेरियन गतिविधियां हैं, उसके खिलाफ, या चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, सभी लगातार अपनी जो है एक्सरसाइज के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से चाइना को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे इस तरीके के मंसूबों के बावजूद भी ये जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, ये अपनी जो गतिविधियों को जारी रखेंगे। अमेरिका, आप देखिए राजेश जी, तो अमेरिका अपनी जो बड़ी जो वॉरशिप्स हैं, जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको लगातार इस क्षेत्र में भेजता है। इवन कि ताइवान स्ट्रेट में भी अमेरिका अपने जो वॉरशिप्स को सेल कराता है, अपने फ्लाइट्स को भेजता है, अपने कॉमर्स को लगातार करता है। और ये मेरा मानना है कि ये बेहद आवश्यक है। चाइना को समय समय पर इस तरीके के एक्सरसाइजेस के माध्यम से मैसेज दिया जाना चाहिए कि चाइना साउथ चाइना सी में, जो कि उसके आप जानते हैं राजेश जी, आपके दर्शक, मेरा जो सवाल है, मैं इस पे आऊंगा। मेरा जो सवाल है सर, मेरा जो सवाल है, क्वेड की मीटिंग का कैंसिल होना, क्वेड की 3 सदस्य अगर एक्सरसाइज करें, वहां पर भारत की मौजूदगी ना होना, इससे पहले भी कई ऐसे आरोप, खबरें आती रही कि अमेरिका क्वेड को लेकर अनिश्चित है, वो अब उतना दखल नहीं दे रहा है क्वेड के अंदर। फिर बीच में ऐसी खबरें भी आती रही कि अमेरिका जो भारत से उपेक्षा कर रहा है, भारत उन पे खरा नहीं उतर पा रहा है, खासकर तब से जब रूस ने क्वेड को लेकर चिंता जताई थी कि ये हमारे भी खिलाफ है। मैं उस लिहाज से आपसे चीजों को समझना चाह रहा हूं, किस तरफ जा रहा है ये संगठन जो था क्वेड, वो किस तरफ जा रहा है, वो मेरा पॉइंट है। देखिए जी जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है। और देखिए राजेश जी, क्वाड का जो भविष्य है, वो मेरा मानना है कि ये सुनहरा भविष्य, अच्छा भविष्य है। और क्वाड के पीछे एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक है, जिसको कि अमेरिका का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन भविष्य में आता है, वो उसको इनकार नहीं कर सकता। क्वाड की जो के राष्ट्र हैं, वो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनके शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, शेयर्ड चैलेंजेस हैं। और क्वाड जो पूरी इसका जो एक स्वरूप बनता जा रहा है, ये एक पार्टनरशिप है जिसमें कि सकारात्मक मुद्दे भी हैं, सुरक्षा संबंधी विषय भी हैं, और इसकी जो लॉजिक, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो लॉजिक है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। और एक ऐसे समय में कि जब चाइना अपने अथॉरिटेरियन वैल्यूज को पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों पर थोपना चाहता है, चाइना जब 90% जो साउथ चाइना सी के भाग को अपना एकाधिकार उसके ऊपर स्थापित करना चाहता है, ताइवान पर जिस तरीके के चाइना खतरे पैदा कर रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर जिस तरीके के चाइना खतरे पैदा कर रहा है, सेंकाकू आइलैंड्स में जिस तरीके की चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है, तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आप देखिए तो सोलोमन आइलैंड के साथ जिस तरीके की उसकी जो मिलिट्री जो टाई अप उसके हो रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्र भी इसको लेकर के चिंतित है। और इसी वजह से मैं मानता हूं कि क्वाड का जो भविष्य सिर्फ उज्ज्वल ही नहीं है, क्वाड का विस्तार भी होगा। और जब कभी भी क्वाड प्लस का भी आइडिया है राजेश जी, क्वाड प्लस का आइडिया जब कभी भी फलीभूत होगा, तो उसमें फिलीपींस भी एक पार्ट बनेगा, उसमें न्यूजीलैंड भी एक पार्ट बनेगा, साउथ कोरिया भी एक पार्ट बन सकता है, वियतनाम उसका पार्ट बन सकता है, इंडोनेशिया उसके पार्ट बन सकते हैं। तो ये जो क्वाड का की जो स्ट्रेटेजिक लॉजिक है, वो बहुत सशक्त और मजबूत है। जहां तक रही क्वाड की मीटिंग्स की कैंसिल हो जाने की बात, राजेश जी देखिए, भारत और अमेरिका दोनों में ही ये एक बहुत ही बिजी समय है। और यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे सबसे बड़े इलेक्शंस हो रहे हैं। अमेरिका में भी इस वर्ष के लास्ट में इलेक्शंस होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति अवश्य आने वाले, ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि वो भारत के रिपब्लिक डे में आएंगे, और उसके अलावा क्वाड के अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से, घरेलू प्रतिबद्धताओं की वजह से संभव है कि वो मीटिंग नहीं हो पाई। और अभी हाल के समय में जो भारत और अमेरिका के बीच में थोड़े बहुत जो तनाव के विषय आए, मुझे नहीं लगता कि उसका क्वाड की पार्टनरशिप पे कोई असर पड़ेगा। क्वाड का जो स्वरूप है, उसका जो लॉजिक है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और ये जो भारत और अमेरिका की, भारत जापान की, भारत ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है, चाहे वो बायलैटरल लेवल पर ले, चाहे वो क्वाड के स्तर पर मल्टीलैटरल लेवल पर ले, इसका जो भविष्य है वो और अधिक गहरा होते जाना है, क्योंकि इसके साथ सभी के हित जुड़े हुए हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के हित जुड़े हुए हैं, चाइना की चुनौती जुड़ी हुई है। मैं फिर आता हूं आपके पास, बिल्कुल, और कई सवाल है मेरे पास। लेकिन अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुपम जी, क्या यहां पर तमाम देश अपने अपने हितों को देख रहे हैं? मैं खासकर अमेरिका की बात करना चाहूं तो अमेरिका में चीन के विदेश मंत्री, चीन के राष्ट्रपति दौरा कर चुके हैं, और चीन और अमेरिका का जो व्यापार है वो बहुत फल फूल रहा है। तमाम दावों के बाद कि चीन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, भारत और चीन का व्यापार भी बहुत फल फूल रहा है।
दूसरी तरफ हम जापान को देखते हैं जो वाकई में लगातार अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज कर रहा है। फिलीपींस अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज कर रहा है। हाल ही में खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी चीन का दौरा कर सकते हैं। किस लिहाज से हम क्वेट को देखें, क्योंकि चीन सबकी जरूरत है लेकिन चीन चंद देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। देखिए राजेश जी, बात सही है कि चीन को अलग अलग करके आज के जमाने में आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। ये एक हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। चाहे आप किसी भी देश का नाम ले लें, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सबके व्यावहारिक रिश्ते चीन के साथ हैं। और चीन ने ये अपनी भूमिका बनाई है, धीरे धीरे करके बनाई है, 2 दशकों में डेवलप करी है, सबको व्यापारिक हितों के लिए अपने ऊपर लगभग आश्रित कर लिया है। अब उसी छटपटाहट से सारे देश चीन से अब धीरे धीरे करके अलग हटना चाहते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि व्यापार बहुत फल फूल रहा है, भारत चीन का हो या अमेरिका चीन का हो, लेकिन उस व्यापार के फल फूलने की अब एक लिमिट आ चुकी है। अब धीरे धीरे तमाम देश उससे इतर सोच रहे हैं। अमेरिकन जो भी इन्वेस्टमेंट था चीन के अंदर, आप देखेंगे 2 वर्षों में इन्वेस्टमेंट के तौर पर चीजें कम होना शुरू हो चुकी हैं, अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढे जाने लगे हैं। तभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश जैसी मार्केट्स बहुत तेज बूम कर रही हैं, हिंदुस्तान में काफी नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और तमाम अन्य जगह ठिकाने ढूंढे जा रहे हैं जहां पर अमेरिकी व्यापारी अपनी चीजों को निवेश कर सके। यही इसी तरह से हालात भारत में भी हैं। भारत के साथ चीन के रिश्ते खराब हैं। भारत के साथ व्यापार को कम करने की भारत हमेशा दबाव डालता है। हालांकि जमीन पर अभी तक जिस तरह की चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, व्यापारिक रिश्ते कट ऑफ नहीं हुए हैं और अभी भी अच्छी खासी मात्रा में भारत और चीन के जो व्यापार हो रहा है उससे कई सारी वजहें हैं और उन वजहों को गिनाने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। हकीकत ये है कि इस समय जो वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स है वो व्यापार के ऊपर पूरी तरह से टिकी हुई है। आप जिस साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं जहां पर ये वॉर एक्सरसाइज हो रही है, जिसके लिए आप कह रहे हैं क्वेट का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भारत को होना चाहिए था। मुझे लगता है साउथ चाइना सी की जो जियोपॉलिटिक्स है वहां पर भारत की भूमिका फिलहाल नहीं बनती है। भारत की भूमिका इंडियन ओशियन में बनती है। मलाक्का स्टेट से लेकर के गल्फ तक के जो इलाका इंडियन स्टेट का, वहां पर भारत की भूमिका बनती है और भारत वहां पर अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। साउथ चाइना सी वो इलाका है जहां ऑस्ट्रेलिया का तो बिल्कुल नहीं बनता सर। ऑस्ट्रेलिया तो और ज्यादा दूर है, ऑस्ट्रेलिया को तो होना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं सर जी। राजेश जी, मैं वहीं आ रहा हूं। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगे। देखिए, साउथ चाइना सी वो इलाका है जहां पर पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन आपस में मिलते हैं और जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है पूरे दुनिया में, जो वेस्ट से ईस्ट तक हो रहा है, उसका एक बड़ा चंक पैसिफिक ओशियन से निकलता है और इंडियन ओशियन के थ्रू जाता है। और वहां पर ये जो एक तिराहा है जहां पर भले ही ऑस्ट्रेलिया नजदीक आपको दिखाई नहीं देता जियोग्राफिकली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी हित उस इलाके में है, साउथ चाइना सी में है। सोलोमन आइलैंड का संजीव जी ने जिक्र किया था, उन सब माध्यम से। और चीन की यही रणनीति है कि वो साउथ चाइना सी को जब ग्रैब कर ले पूरी तरह से और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे कि अमेरिका, जापान, फिलीपींस ये सब बाहर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए और इंडिया तो अपने आप ही बाहर हो जाएगा। अगर साउथ चाइना सी पे एकाधिकार कर लेता है चीन, तो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड पर चीन का एकाधिकार आप मान लीजिए हो जाएगा। क्योंकि जब चीजें एक जगह दूसरी जगह जाएंगी ही नहीं तो व्यापार कहां से होगा। हिंदुस्तान अपनी भूमिका इंडोनेशिया और इंडियन ओशन में निभाता रहे, ऑस्ट्रेलिया अपनी निभाता रहे, लेकिन जब ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली जो एक लिंक है वही टूट जाएगी, वही चीन के कब्जे में आ जाएगी, तो पूरा व्यापार, पूरा जो भी एक स्टेटस को है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चीन को वहीं पर कंटेन करना है, इसलिए वहां के लोकल प्लेयर्स को अमेरिका अपने साथ लेकर के आया है। क्वेड की यहां पर मुझे नहीं लगता कोई भूमिका थी, क्योंकि क्वेड अभी तक सुरक्षा संबंधी एक गठजोड़ जरूर है लेकिन घोषित मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइज क्वेड के नाम पे नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर भारत के साथ इन सभी देशों के अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं, द्विपक्षीय एक्सरसाइजेस होती हैं। लेकिन हाल ही में जापान के साथ भी देखी, फिलीपींस के साथ भी देखी है सर। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक। संजीव जी, उसके बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा एक और अहम सवाल लेकर, क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों की यात्रा करके लौटे हैं और फिलीपींस के साथ और भारत के साथ चीन का बहुत ज्यादा तनाव है, लेकिन इस एक्सरसाइज में भारत हिस्सा नहीं है। छोटा सा ब्रेक, फिर और चर्चा। में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फिलीपींस नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में भारत
का नाम नहीं है और क्वाड के 4 में से 3 देश वहां पर मौजूद हैं। इसी को लेकर कई सवाल हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जो चीज मुझे आपसे समझनी होगी अब और मेरे दर्शकों को, कि हाल ही में हमने अमेरिका की कई नाराजगियां देखी हैं, उसके पीछे का कारण क्या इस अभ्यास पर भी पड़ रहा है? चाहे फिर वो निज्जर हत्याकांड हो, पन्नू को लेकर हो, या भारत की राजनीति में जिस प्रकार से अमेरिका कटाक्ष कर रहा है, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेटर लिखे जा रहे हैं। किस प्रकार से हम देखें भारत और अमेरिका के इन रिश्तों को? सब देखिए राजेश जी, ये जो एक्सरसाइज हो रही है साउथ चाइना सी में, यदि उसमें भारत वर्तमान समय में शामिल नहीं है तो इसका आशय ये जरा भी नहीं है कि क्वाड कमजोर पड़ रहा है, और इसका आशय ये भी नहीं है कि भारत की साउथ चाइना सी के विषयों में कोई अभिरुचि नहीं है, या भारत सिर्फ एक साइड लाइन में बैठ करके वहां के डेवलपमेंट को देखेगा। ये जो लुक ईस्ट वाली जो नीति है वो भारत बहुत पहले त्याग चुका है। भारत की जो वर्तमान समय में जो नीति है वो एक्ट ईस्ट की है, और भारत प्रोएक्टिव तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा, चाहे वो इंडो इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन रीजन हो, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर यदि कोई खतरे आएंगे तो भारत अपनी पोजीशन लेगा। और ये जो नया भारत है वो यदि इस तरीके की कोई स्थितियां बनती हैं तो उसमें सक्रियता के साथ अपना पार्टिसिपेशन करेगा। अभी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने फिलीपींस की यात्रा की, और फिलीपींस के जो टेरिटोरियल राइट्स हैं, जो साउथ चाइना सी में उसके जो अधिकार है, उसको उन्होंने अपना पूरा खुला समर्थन दिया। और इसको लेकर के चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई कि किसी तीसरे देश को हमारे इन मामलों में जो चाइना फिलीपींस के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन भारत जाहिर है कि इस तरीके के स्टैंड को अगर ओपनली ले रहा है तो आज भारत साउथ चाइना सी के विषयों को भी बहुत ही गंभीरता के साथ एड्रेस कर रहा है, प्रोएक्टिव तरीके से एड्रेस कर रहा है। इसमें क्या संजीव जी रूस के कारण भारत उस प्रकार से एग्रेसिव नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूस को लगता है कि ये क्वाड चीन के साथ साथ मेरे खिलाफ भी है? ये भी क्या एक कारण नहीं है संजीव जी? राजेश जी, क्वाड के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि क्वाड का जो ये पूरा फॉर्मेशन है, ये एक पार्टनरशिप है, ये एक अलायंस नहीं है, और ये एक इसको मिलिट्री अलायंस भी आप नहीं कह सकते। और इसमें सुरक्षा संबंधी चिंताएं जरूर एड्रेस की जाती हैं, विषय जरूर एड्रेस किए जाते हैं, लेकिन क्वाड की जो पार्टनरशिप है, मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, ये पार्टनरशिप है और इसमें भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंटैक्ट है। भारत क्वाड की जो निर्णय है उसमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ ही वहां पर भी जाता है, और हमें किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, ये भारत अपने राष्ट्रीय हितों पे, अपने स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपनी घरेलू स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अन्य सारी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि यदि क्वाड के देश कह दें कि आपको इस एक्सरसाइज में आना है तो भारत को आना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये पार्टनरशिप है, और इसमें कोविड जैसे विषय भी आते हैं, आर्थिक विषय भी हैं, वातावरण परिवर्तन का भी विषय आता है, अनेक डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं। तो जाहिर है कि क्वाड की जो एक फॉर्मेशन है राजेश जी, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेशन है, जिसमें कि सकारात्मक नकारात्मक सभी तरीके के विषय आते हैं और सभी को एड्रेस किया जाता है। और ये जो पार्टनरशिप है लगातार गहरी हो रही है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा राजेश जी कि क्वाड के देश अगर आज साथ आ रहे हैं, यदि ये लोकतांत्रिक राष्ट्र आपस में गहरे और मजबूत होते जा रहे हैं, तो उसके पीछे चाइना की जो एग्रेसिव असर्टिव डिजाइन्स हैं वो उसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बस सर समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा। सिर्फ आखिरी 1 मिनट अनुपम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुपम जी, फिलीपींस के साथ, ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ भारत के सुरक्षा संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, इसे हम किस लिहाज से देखें? क्योंकि चीन को अगर रोकना है तो इन देशों का साथ भारत के लिए बहुत जरूरी है आने वाले वक्त में। 1 मिनट में क्लोज कर दीजिएगा। राजेश जी, भारत की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, भारत उसके ऊपर काम कर रहा है। भारत शॉर्ट साइटेड नेशन कभी नहीं रहा है जो सिर्फ आज के बारे में देखता है। भारत ने पहले लुक ईस्ट की पॉलिसीज अपनाई थी, अब हम एक्ट ईस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम लगातार उन सारे मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हैं और 1-to-1 बातचीत भी करते हैं जो कल तक हमारे रडार में नहीं थे, चाहे फिलीपींस का मुद्दा हो, चाहे ताइवान का मुद्दा हो, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया के तमाम मुद्दे हो, या फिर वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स के मुद्दे हो जो कि चीन साउथ चाइना सी बनाना चाह रहा है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत 1-to-1 डायलॉग कर रहा है तमाम देशों के साथ, और जो वैश्विक चिंताएं उन पर अपनी नाराजगी और अपना
अपनी खुशी भी जाहिर करता है जहां पर भारत को उचित लगता है। तो निश्चित तौर पर भारत ठीक। एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा है अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में, और इंडो पैसिफिक ग्लोबल ट्रेड के लिए भारत का एक बड़ा प्लेयर बने रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर भारत की भूमिका यहाँ पर कम किसी भी तरह से कम होती है तो ये बहुत बड़ा आघात होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर। निश्चित तौर पर जिस तरह से चाइना का जो व्यवहार है वो विश्व शांति रुख के है, काफी खिलाफ है, और वो भारत एक इस पर चिंताजनक काम कर रहा है है कि दुनिया के चाइना लिए। को कंटेन किया जाए। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका भी, संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।